Hello everyone, welcome to the Chanakya batch, lecture 11 for skill development and vocational training. आज हम लेक्चर 10 से आगे स्टार्ट करेंगे. काफ़ी चीज़ें हम एवोल्यूशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन में हम कवर कर चुके हैं और आज के जो टॉपिक होंगे हमारे हम स्कीम्स, डिफरेंट स्कीम्स जो 2004 में एक स्कीम आती है इन द फील्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, COE सेंटर ऑफ एक्सलेंस, एंड 2006-9 में नेशनल और नॉलेज कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है. 2008 में एक और स्कीम आती है MES अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव. इसको डिटेल में देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनमें हमारे वोकेशनल एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या टारगेट रखे गए, क्या क्या बातें कही गई. स्पेशली 8th से 12th जो 5 ईयर प्लान है उनमें देखेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं 1991 में, उसी के बाद वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा थ्रस्ट रखा गया. तो हम स्टार्ट करते हैं. सेंटर ऑफ एक्सलेंस. सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो स्कीम 2004 में आती है, तो उसका थोड़ा देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या कहानी है. 2004-5 इन 2004 and 5 budget session, the finance minister announced this scheme, center of excellence. So what is this scheme? It is the scheme to upgrade ITIs into center of excellence under PPP, public private partnership, and they initially targeted upgradation of 500 ITIs. Out of these 500 ITIs, 100 ITIs from domestic resources, and the rest 500 ITIs from World Bank assistance. World Bank assistance कहने का मतलब ये होता है कि 2004-5 में फाइनेंस मिनिस्टर in budget session announced this scheme. They said we are planning for upgradation of ITIs into center of excellence under PPP. PPP means public private partnership, and they initially targeted about 500 ITIs. These 500 ITIs, from these 500 ITIs, 100 ITIs will be upgraded. The fund will be domestic resources. The rest 400 ITIs from the World Bank assistance. So this domestic resource, the share between center and state will be 75/25, means 75, whatever the budget that will be allocated to the particular ITI to upgrade into the COE, the whole that in that budget 75% will be expend from the center and the rest 25 from the state. And if we see the objective of this scheme, upgrade existing 100 ITIs, upgrade if we talk about domestic resources से जो फंडिंग होनी है उसके लिए अगर हम बात करें, अपग्रेड एग्जिस्टिंग ITIs, कोई नई ITI की बात नहीं हो रही है, पुरानी ITIs को अपग्रेड कर रहे हैं हम. ITIs into center of excellence for producing multi
स्किल्ड वर्कफोर्स ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड। कहने का मतलब ये हो गया कि आईटीआई जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स में कर रहे हैं, तो उनको अपग्रेड कर रहे हैं। कैसे अपग्रेड कर रहे हैं? उनको सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड के सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं। एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे ऑटोमोबाइल है, तो ऑटोमोबाइल के और उसमें वो शुरू से लास्ट तक सारी उसमें एनालिसिस कवर करेगी वो। और कहीं अगर वहां पे ऑटोमोबाइल का क्लस्टर है पास में आईटीआई के, तो ऑटोमोबाइल को बात करेंगे। कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर इंडस्ट्री आसपास है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें सेंटर ऑफ एक्सलेंस करेंगे। तो आईटीआई को एक पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर कराना, ये है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर प्रोड्यूसिंग मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड। जो अब तक सिस्टम चला आ रहा था कि बस एक वर्कर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ने की बात करी इन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग आईटीआईज हैं वो एक जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आज से 50 30 40 50 साल पहले स्टार्ट हुई थी, वही चल रही है। तो इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा अपग्रेड करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री और रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। अब टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, तो हमें कोर्सेज को अपडेट करना है, और ऐसे अपडेट करना है कि वो जहां भी आईटीआई एग्जिस्ट कर रही है, वहां के जो क्लस्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आईटीआई को अपडेट करो, और जिससे क्या होगा, वर्कफोर्स मल्टी स्किल वर्कफोर्स प्रिपेयर होगी। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। 2004 में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आती है। इसमें हर स्टेट से मिनिमम एक आईटीआई रखी जाती है, कहीं कहीं 2 2 3 3 भी रखी जाती हैं। और इन आईटीआईज को टोटली 100 आईटीआईज डोमेस्टिक की रिसोर्सेज से, 400 आईटीआईज वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस की हेल्प से रखी जाती है। और अब तक आते आते ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये आईटीआईज कवर कर ली जाती हैं अंडर सेंटर ऑफ एक्सलेंस। तो और थोड़ा इसका डिटेल में हाईलाइट देखते हैं इस स्कीम का कि अल्टीमेटली क्या कहना चाह रही है। द हाईलाइट ऑफ द स्कीम, ये क्या कहना चाह रहे हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी स्किलिंग कोर्सेज, जिनको ये बोल रहे हैं BBT। और इसका समझने के लिए पूरा फुल फॉर्म ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग है ये, पर वो ब्रॉड एरियाज को कवर करेगी ऑफ 1 ईयर। सबसे पहले क्या होगा उनके लिए कि 1 ईयर की एक मल्टी स्किलिंग कोर्स 1 ईयर का चलेगा। उसके बाद मॉड्यूलर कोर्सेज, एडवांस्ड मॉड्यूलर कोर्सेज, जो स्पेसिफिक कोर्सेज पे बात होगी। एडवांस मॉड्यूलर कोर्सेज as per the cluster industry wise cluster approach, industry wise cluster approach, and PPP, public private partnership in the forms of IMCs, institute management committees, to ensure greater and active involvement of industry in all aspects of training. इसका मतलब क्या है?
अगर हाईलाइट ऑफ स्कीम में ये क्या कह रहे हैं कि जो भी मल्टी स्किल कोर्सेज चलाए जाएंगे उनमें सबसे पहले एक साल का जो कोर्स चलेगा, ये बेसिक कोर्स, एक साल का बेसिक कोर्स चलेगा, उसके बाद एडवांस मॉड्यूलर कोर्स चलाए जाएंगे और वो जो एडवांस मॉड्यूलर कोर्स है डिजाइन करे जाएंगे एज पर द इंडस्ट्री वाइज क्लस्टर्स, मींस जहां पे आईटीआई है वहां पे आसपास किस तरह की इंडस्ट्री है उसी अप्रोच के साथ वहां पे कोर्सेज चलाए जाएंगे अंडर ट्रिपल पी इन द फॉर्म ऑफ आईएमसी, मींस प्राइवेट का भी इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है। वहां पे इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमेटीज बनाई जाएंगी, उनमें स्टेट गवर्नमेंट से भी लोग होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लोग होंगे, प्राइवेट सेक्टर से भी लोग होंगे। तो उसी चीज को बोल रहे हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तीनों पब्लिक के भी लोग हैं और प्राइवेट के भी लोग हैं। इससे क्या होगा, एक ग्रेटर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट एक्टिव होगा ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग जो बच्चों को कराई जा रही है ये बच्चे एब्जॉर्ब होंगे इंडस्ट्री में, तो उससे क्या होगा, जो इनपुट्स आएगा इंडस्ट्री से उसके अकॉर्डिंग ही कोर्सेज का डिजाइन करना, उनके करिकुलम बनाना, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडस्ट्री डायरेक्टली टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। आगे और इसका थोड़ा डिटेल में देखें, जो आईटीआई का सिलेक्शन होना है अंडर ट्रिपल पी और जो अपग्रेड होने के लिए, तो उसके लिए कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया। तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहा, द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ आईटीआईज अंडर दिस स्कीम। तो अगर कोई आईटीआई सीओई के अंडर में आए ना आए, उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन का जो काम दिया गया स्टेट को और या यूनियन टेरिटरी को दिया गया, आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर स्टेट एंड यूटी, और उसमें मेजर दो बातें होनी चाहिए। क्लस्टर स्पेसिफिक कैटेगरी मीन्स ये चीज है कि जो क्लस्टर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री, should preferably be available in the surrounding areas of selected ITI। कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी बात कि जो आईटीआई का सिलेक्शन है वो ऐसे रखना है कि वहां पे इंडस्ट्री का पर्टिकुलर क्लस्टर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमोबाइल की बात हो गई, आसपास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो ऑटोमोबाइल स्पेसिफिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर वहां आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई, तो एग्जाम्पल पहले उनका सिलेक्शन ऐसा रखा जाएगा, उन आईटीआई को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके आसपास इस तरह के इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर होंगे। दूसरी, जिन आईटीआई का सिलेक्शन होना है उनको मैंडेटरी है कि उन्होंने आईएमसीज, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट कर लिया हो, गठन कर लिया हो। आईएमसी क्या चीज है इसको भी हम देखेंगे। तो ये क्यों रखी जा रही है, इन ऑर्डर टू क्रिएट a triple P model for implementing this scheme।
मींस ये जो स्कीम है बेसिकली करना क्या है, किसी आईटीआई को ऑपरेट करके सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना है एज पर द इंडस्ट्री क्लस्टर, जो इंडस्ट्री क्लस्टर में वो आईटीआई आ रही होगी, और उसमें इन्वॉल्वमेंट रखना है हमें प्राइवेट का भी, मतलब पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे चलाना है। और ये चलेगा कैसे, इसके लिए इस मॉडल को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, आईएम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी। आगे ये देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी क्या चीज है। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी की हम बात करेंगे तो पहले इसी को देख लेते हैं, आईएमसी, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, ये रजिस्टर होती है एज ए सोसाइटी अंडर सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी। और इसके टोटल जो मेंबर्स की बात हो तो मैक्सिमम मेंबर्स इसके 11, और आउट ऑफ दिस 11 1 will be nominated by central government, 5 nominated by state government, and another 5 is nominated by industry associations like FICCI, like CII। these industry associations 5 नॉमिनेट होंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ट्रिपल पी मॉडल बन गया। ये प्राइवेट इंडस्ट्री से आ रहे हैं, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट, 5 स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है और 1 आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और इनका जो चेयरमैन होगा, इन्हीं 5 में से कोई एक को चेयरमैन नॉमिनेट किया जाएगा, चेयरमैन ऑफ आईएमसी। और जो आईटीआई है, जिस आईटीआई में ये आईएमसी बनी है, उस आईटीआई के प्रिंसिपल को इसका सेक्रेटरी बनाया जाएगा, क्योंकि सारा जो ग्राउंड पे काम होना है वो प्रिंसिपल करेगा। तो सेक्रेटरी ऑफ दिस आईएमसी इज दैट प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर आईटीआई। और अदरवाइज 11 मेंबर्स की कमेटी होगी, 1 नॉमिनेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, 5 स्टेट गवर्नमेंट से एंड 5 इंडस्ट्री एसोसिएशन से। ये मिलके ही उसको प्लानिंग करेंगे कि बच्चों का सिलेबस क्या हो, बच्चों का क्या नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, वो सारी चीजें इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी। वो ही किस तरह के बच्चे रखे जाएं, एडमिशन्स क्या हो। तो और थोड़ा रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं इस आईएमसी की, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईएमसी। सबसे पहला काम जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, मींस आईटीआई जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, आईटीआई सिर्फ ट्रेनिंग का काम ना करे, वो एक प्रोडक्शन सेंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं उन्हें हम। तो कैसे भी मेथड कोई भी लगाओ और कुछ रेवेन्यू जनरेट करो। दूसरा, फोरकास्टिंग ऑफ न्यू इमर्जिंग ट्रेनिंग एरियाज। अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो न्यू ट्रेनिंग एरियाज की जरूरत पड़ेगी, तो उनकी फोरकास्टिंग करना किसका काम है? आईएमसी का काम है। डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम एज पर द न्यू इमर्जिंग एरियाज, न्यू ट्रेनिंग इमर्जिंग एरियाज,
तो उनका जो करिकुलम का डेवलपमेंट का टास्क किसका होगा, इन्हीं का होगा। ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज, तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे तो काफी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पर मेजर जो चीजें हमें समझनी है कि ये आईएमसी करती क्या है और आईएमसी बनाने का पर्पज क्या है। क्यों आईएमसी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों से मिलके लोग लगे हुए हैं, तो आप जो काम करेंगे वो एक इंटीग्रेटेड काम होगा, एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट काम होगा, और उससे गवर्नमेंट के लोग इसलिए जिससे वो आपस में एक सिंथेसिस बनी रहे, आपस में सिंक्रोनाइजेशन की बात हो। ऐसा ना हो कि एक गवर्नमेंट और प्राइवेट आपस में एक दूसरे की बातों को लिंक ना कर पाए। तो ये हमारा सीओई की बात हुई। हमने यहाँ पे देखा कि सीओई कब इंप्लीमेंट हुई, क्या उसका पर्पस था और कैसे वो काम करती। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। 2006 से 9 तक नेशनल नॉलेज कमीशन ने काम किया, और ये क्या कब आई, क्या रहा इसका, थोड़ा इसको देख लेते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फॉर्मेशन होता है, वो 2005 में फॉर्म होती है और ये 2014 में जाके डिसॉल्व हो जाती है। 2005 में ये इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बीच में ये जो फंक्शन करती है, मेन इसकी फंक्शनिंग 2006 से 2009 तक ये वर्किंग कंडीशन में होती है। इस कमीशन के टोटल 8 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन। और चेयरमैन एक कमेटी के पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था। सेम पित्रोड़ा, ये इसके चेयरमैन बनाए जाते हैं। अब ये एक्चुअली बनाया किस लिए जाता है, इसका रोल क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये कमीशन टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ ऑफिस, ऑन पॉलिसी related to education, research institute or reforms needed to make India competitive in the knowledge economy। कहने का मतलब क्या हो गया, ये कमीशन एडवाइज करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ऑन द पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स and reforms needed to make India competitive in knowledge economy। तो knowledge economy क्या चीज है? देखो इकोनॉमी बेसिकली अगर हम देखें तो 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और आपका बेसिकली हम 3 तरह के सेक्टर्स की बात करते हैं। एक आपका नॉलेज वाला सेक्टर हो गया, एक सर्विस वाला सेक्टर हो गया और एक आपका मैन्युफैक्चरिंग। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो अल्टीमेटली ट्रेडिशनल इकोनॉमी कैसे चल रही थी कि जो पहले से जो चीजें चल रही हैं एग्जिस्टिंग, उन्हीं पे काम हो रहा था। बट आज के टाइम पे जो इकोनॉमी है वो नॉलेज इकोनॉमी है, जो जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, जिसके पास जितना R&D वर्क है, वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, उसी को हम नॉलेज इकोनॉमी बोल रहे हैं। सो इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑन द लेबर, इज नॉट जस्ट, अब तक की जो सिस्टम था इकोनॉमी काम कर रहा था वो लेबर इंटेंसिव था या लेबर पे काम कर रहा था। अभी नॉलेज इंटेंसिव है। जैसे पहले लेबर जिसकी जितनी ज्यादा वो ज्यादा जिसकी लेबर इसके पास थी तो वो लेबर से काम करा रहे थे, तो वो स्ट्रांग मानी जा रही थी इकोनॉमी। बट आज के टाइम पे नॉलेज
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ साथ आपकी लेबर थोड़ी स्किल्ड लेबर होना चाहिए, और अगर ज़्यादा नॉलेज होगी तो आप मशीन प्रोड्यूस कर पाएंगे, और मशीन से जो क्वालिटी जो मेंटेन हो पाएगी वो बेटर देन दैट जो प्रीवियस सिस्टम चल रहा था। तो अगर हम नॉलेज इकोनॉमी को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो इट इज लाइक अ सिस्टम, ये हर जगह बात चली नॉलेज इकोनॉमी, ये है क्या? तो इस सिस्टम ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन that is based on intellectual capital. इंटेलेक्चुअल कैपिटल का मतलब कि अभी तक क्या था कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपना इकोनॉमी या फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। अब पैसे के साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी चीजें चाहिए। कैपिटल कैसा? इंटेलेक्चुअल कैपिटल, जैसे फोकस करेंगे यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज पे, न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग वो अडॉप्ट की नहीं की, R&D सेंटर है कि नहीं है। तो इस तरह के न्यू रिफॉर्म्स की, न्यू टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की नीडेड है आज की इकोनॉमी में। तो इसको जिससे कि वो कम्पिटिटिव बनाया जा सके, तो इन सब चीज़ों को एडवाइस करता था कि कैसे एजुकेशन को, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को और डाइवर्स करा जाए, और क्या क्या रिफॉर्म्स नीडेड है जिससे हमारी जो नॉलेज इकोनॉमी में कम्पिटिटिवनेस आए। तो इस सब का काम के लिए हमने यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन इस्टेब्लिश किया, जिसका फॉर्मेशन 2005 में होता है। कांग्रेस गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पे, और 2014 में डिजॉल्व हो जाती है जब हमारी नई गवर्नमेंट आती है, ये 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट, तो इसको डिजॉल्व कर देती है और सारा काम इस तरह का ये नीति आयोग को दे देते हैं। और 2006 से 9 तक ये वर्क करती है, वर्किंग कंडीशन में होती है। इसके टोटल 8 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं सैम पित्रोड़ा, और इनका रोल ये हो गया। तो इसकी ईयर पूछ सकता है कोई, फंक्शनिंग पूछ सकता है। आगे चलते हैं हम, एक और स्कीम आती है मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्कीम। ये मॉड्यूलर 2008 में आती है। मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्कीम ये होती है अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये क्या है, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव scheme was launched by the skill development initiative scheme was launched in 2008. Under this scheme, a strategic framework known as modular employable scheme was developed. Modular employable, I think this is skill. This skill was developed. तो MES का अल्टीमेटली क्या था, पर्पज क्या था? पर्पज क्या था, किस किस को बेनिफिशियरी कौन थे इसके MES के? अगर हम देखा जाए तो MES
जो हमारी स्कीम आई अंडर एसडीआई, इसका मेन पर्पस था अर्ली स्कूल ड्रॉप आउट्स। जैसे स्कूलिंग आपकी 12th तक होती है, कोई 5th तक ही पढ़ा है, कोई 8th तक पढ़ा है, 6th तक 7th तक पढ़ा है, 9th पढ़ा है, पढ़ के छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों को टारगेट करेगी क्योंकि उनके पास अर्निंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। या फिर ये टारगेट करेगी अनएम्प्लॉयबल्स जो होते हैं, अनएम्प्लॉयबल। और ये टारगेट करेगी एग्जिस्टिंग वर्कर्स, existing workers seeking स्किल अपग्रेडेशन। ऐसे वर्कर जिनको अभी स्किल की अपग्रेड करने की नीड है। तो ये मेजर टारगेट ग्रुप कौन कौन थे इसके? एक अर्ली स्कूल ड्रॉप आउट्स, अनएम्प्लॉयबल जो अनएम्प्लॉय जो जिनको जॉब नहीं है, ऐसे बेरोजगार। एग्जिस्टिंग वर्कर्स जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं पर उनको जरूरत है कि स्किल को अपग्रेड करना है, उनके लिए ये बेसिकली डिजाइन की गई। आगे इसे और देखते हैं। द एसडीआई एमईएस स्कीम also has the objective, apart from that objective क्या है इसके? objective of building capacity in the area of development of competency standards, of competency standards, course curriculum, learning material, and assessment standard। तो सिर्फ इसका काम वो उनका करने का तो है ही, पर किस तरह से करेगा? जो मेन ये स्कीम कैसे कैसे ये बिल्डिंग कैपेसिटी इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंपिटेंसी स्टैंडर्ड्स, कोर्स करिकुलम, लर्निंग मटेरियल है ना, असेसमेंट स्टैंडर्ड, वो सारा जो प्रोसीजर स्कीम के जैसे एग्जाम होने हैं, उनके कोर्स बनाना और इस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है उनकी, जिससे कि वो जो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री हो, कंपिटेंसी हो। तो ये सारी चीजें, ये भी इसकी एक ऑब्जेक्टिव थी। आगे अगर हम थोड़ा और देखें इसको एमईएस को, तो एमईएस को हम बेसिकली कह सकते हैं इट इज अ मिनिमम स्किल सेट which is sufficient to get an employment in the world of work। ये एक मिनिमम स्किल सेट है। जिसके पास ये नहीं है तो उनके लिए टफ होगा जॉब पाना इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, पर अगर ये है तो इट विल बी इजी टू द पर्सन टू गेट जॉब इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड एमईएस का दूसरा कंपोनेंट हम ये भी कह सकते हैं इट इज अलाउ स्किल अपग्रेडेशन। जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनको जॉब प्रोवाइड करनी है, उनको हायर उन्हें अपना सैलरी इंक्रीज करनी है, तो उनको अपना स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये इस तरह की स्कीम्स ये खोली गई और ये बेसिकली 3 टारगेट। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता कब ओपन हुई और कब इसने वो किया, कौन कौन से इसके टारगेट ग्रुप्स हैं।
तो अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है 5 ईयर प्लान्स 8 to 12। इसमें वोकेशनल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट में क्या बातें हुई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 5 ईयर प्लान्स कौन सेट करता है, कौन कंस्टिट्यूट करता है। ये प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन हर 5 साल के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाती है। इसमें 5 साल के टारगेट सेट किए जाते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, इकोनॉमी के सेक्टर्स के लिए, कैसे कैसे ग्रोथ और जीडीपी का प्रेडिक्शन किया जाता है। तो कुछ ये टारगेट सेट किए जाते हैं और उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर सेट किए जाते हैं। ये गवर्नमेंट को एक एडवाइस करती है कमीशन कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा जो टारगेट है सेट होंगे। तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस करीब 1950s में ये इसका कंस्टिट्यूशन होता है और ये हर 5 साल के लिए अपने टारगेट, अपने प्रोसीजर बताती है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक्ट करती है। बट ये 12th ही अब तक हो पाए और ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसके बाद इन्होंने 12th के बाद इसको एबॉलिश कर दिया और नीति आयोग को सारी जिम्मेदारी दे दी जो पहले प्लानिंग कमीशन के पास हुआ करती थी। तो अब हम मेजरली 8th से 12th की क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 1991 में 8th प्लान से पहले न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं इन इंडिया। उनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये वो कंडीशन हो गई होती है, इंडिया बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गया होता है। इसके पास 1 वीक का इतना ही फॉरेन रिजर्व होता है कि 1 वीक का ही बाहर से जो इंपोर्ट है वो कर सकता था, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन रिजर्व्स चाहिए। तो उस फॉरेन रिजर्व इतना कम बच गया था। तो आईएमएफ ने फिर इनको हेल्प करी थी, इंडिया को हेल्प करी थी। तो उसके बाद एक कंडीशन रखी थी कि इंडिया 1991 से पहले एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। बिफोर 1991 इंडिया वाज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करता था और ये एफडीआई, बाहर की कंपनियां, ये सब इनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता था। तो ये ही एक मेजर रीजन रहा था कि इंडिया 1991 में कोलैप्स की कगार पे आ गया था। तो आईएमएफ के साथ ये एक पैक्ट साइन करते हैं, उसमें उन्हीं के बाद ये एलपीजी रिफॉर्म आते हैं। तो एलपीजी में पहले समझते हैं क्या है। एल बोले तो लिबरलाइजेशन, पी बोले तो प्राइवेटाइजेशन एंड जी बोले तो ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन की अगर एल की बात करें, लिबरल होना है आपको। लिबरल होना है मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं लगानी। जो रेगुलेशन हर चीज़ पे थी उसका काम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग का नहीं है। जो बॉडी, रेगुलेटेड बॉडी रहेंगी पर्टिकुलर चीज़ में, बस उसका काम बस मॉनिटरिंग का रहेगा ऊपर ऊपर। बेसिक काम मार्केट को खुद करने दो। लिबरल कर दिया चीज़ों को। रेगुलेशन जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हर चीज़ पे था कि इतना से ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते, इंपोर्ट ये चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उनको रिस्ट्रिक्शंस जो थी उनको रिमूव कर दिया। प्राइवेटाइजेशन मीन्स इससे पहले ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट की थी, प्राइवेट को ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता था। तो इसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन करने के लिए, आगे बढ़ाने की बात करी गई। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो फॉरेन इंडस्ट्रीज है यहाँ आ सकती हैं, हम बाहर जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकते हैं। जो पहले लोकल में ही सारी चीजें हो रही थी, यहाँ पे ही प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। अब क्या है कि यहाँ बैठे यूएस की प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन, ये सारे रिफॉर्म्स 1991 में आए। तो इनके रिफॉर्म्स के बाद सीधी सी बात है, जब इतनी सब इंडस्ट्री, एफडीआई वगैरह इंडिया में आएगी तो इंडस्ट्री लगेंगी। इंडस्ट्रीज अगर लगेंगी तो हायर टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री लगेंगी, तो स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो अगले प्लान्स आते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि प्लान, जो 5 ईयर प्लान आते हैं उनमें ये फोकस किया जाता है स्किल डेवलपमेंट का और वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। तो वही थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे कि किस प्लान में क्या क्या टारगेट सेट किए गए। सबसे पहले हम देखते हैं 8th 5 ईयर प्लान।
एट 5 ईयर प्लान आपका 1992 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद 1997 तक चला। इसमें क्या किया गया, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वाज आइडेंटिफाइड एज द प्रायोरिटी एरिया इन दिस प्लान। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि अब इकोनॉमी ओपन हो चुकी है, और इकोनॉमी ओपन हो चुकी है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ रही हैं, बट एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के लिए हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन was identified as a priority area in this plan। दूसरी क्या चीज करी गई, टारगेट बनाए गए कि 1995 तक जो 10% हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं उनको डाइवर्ट किया जाए वोकेशनल एजुकेशन के लिए, और 2000 तक 25% ऑफ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को डाइवर्ट किया जाए वोकेशनल एजुकेशन के लिए। ये टारगेट सेट किए गए। दूसरा 9th 5 ईयर प्लान आता है जो आपका 1997 से 2002 तक चलता है। इसमें क्या फोकस किया जाता है, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी, रिन्यूअल of curriculum with emphasis on vocationalization and employment oriented courses। जो कोर्स चल रहे थे अब तक उनको अपडेट करने की बात हो रही है, उनको रिन्यू करने की बात हो रही है। किस तरह के कोर्स, जो वोकेशनलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज के ओपन करने की बात हो रही है, और उनमें जो डिस्पैरिटी है उनको रिड्यूस करने की बात हो रही है। तो ये फोकस एरिया रहा 9th 5 ईयर प्लान का, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी एंड रिन्यूअल ऑफ द करिकुलम विद एम्फेसिस ऑन वोकेशनलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज। आगे हम बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान की। 10th 5 ईयर प्लान जो आपका 2002 से 2007 तक चला। इसमें भी इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एन इंपॉर्टेंट थ्रस्ट एरिया टू इंश्योर कंसिस्टिंग बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्स। तो उन्होंने बोला कि अगर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्स की बात करोगे तो हमारा मेजर थ्रस्ट एरिया जो वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। ये हमारा थ्रस्ट एरिया होना चाहिए अगर डिमांड सप्लाई ऑफ स्किल्स के एरिया को इन्होंने पॉइंट आउट किया 10th 5 ईयर प्लान में। आगे हम 11th 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो इसमें 2007 से 2012 तक चलता है ये। और इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले ये बोलते हैं कि एक इनिशिएटिव की बात करते हैं कि ये कहते हैं कि नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं। एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश होना चाहिए
नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और इसको जो है एडवाइस कौन करता है? इसको एडवाइस करता है आपका एक ग्रुप जो सेट किया जाता है कैब के द्वारा। कैब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसमें जो टारगेट सेट किए जाते हैं, इनमें टारगेट सेट किए जाते हैं कि हर साल ईयरली 15 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स प्रिपेयर करना है। स्किल्ड वर्कफोर्स प्रिपरेशन की बात होती है। और बाई 2022 150 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करें। इन्हीं की रिकमेंडेशन पे एक काम होता है 2009 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसको एक्स्ट्रा ये अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में दी जाती है। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, थोड़ा बहुत हम ब्रीफ में पहले फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये हमारा 11th फाइनल ईयर प्लान हो जाता है। और लास्ट 5 ईयर प्लान जो आपका 12th फाइनल ईयर प्लान है, उसको भी हम देख लेते हैं। 12th 5 ईयर प्लान ये 2012 से 2017 तक चलता है। ये लास्ट 5 ईयर प्लान होता है। इसके बाद इसको प्लानिंग कमीशन को जो डिजॉल्व कर दिया जाता है और जो नीति आयोग कोई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। नीति आयोग आपका 2015 में इसका गठन होता है और तब से ये इन सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नीति आयोग देता है। तो इसमें क्या किया जाता है? वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात होती है और ये अप्रूव कर दिया जाता है सितंबर 2012। ये कंपोनेंट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ RMS राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फ्रॉम 9th onwards। ये जो स्कीम है, दिस स्कीम इंटीग्रेट्स वोकेशनल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी की अप्रूव कर दिया जाता है इसी के प्लान के अकॉर्डिंग सितंबर 2012 में। और ये जो वोकेशनलाइजेशन किया जाता है ये कंपोनेंट होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो शुरू होता है 2009 में, इसी का ये कंपोनेंट होता है, इसको जो प्रमोट करते हैं। और ये स्कीम का मेजर काम क्या है कि जो वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन के साथ ये मर्ज कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये तो 12th फाइनल ईयर प्लान में ये बातें होती हैं। तो थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने देखी। हमने मेजरली ये 4 टॉपिक कवर किए। 2004 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आता है, 2006 से 9 में नेशनल नॉलेज कमीशन की वर्किंग होती है एंड 2008 में एक स्कीम आती है MES अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव।
और हमने 5 ईयर प्लान उसकी बात की। 2004 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आता है। 2004-5 में बजट सेशन में बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं इस स्कीम को और कहते हैं कि अब जो अपग्रेड आईटीआईज इनटू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर ट्रिपल ये पर्टिकुलर स्कीम होती है। इसमें कहते हैं कि अपग्रेडेशन ऑफ 500 आईटीआईज की बात करेंगे। 100 आईटीआईज जो होंगी वो डोमेस्टिक रिसोर्स से फंडेड होंगी और वो डोमेस्टिक में भी सेंटर स्टेट का जो शेयर होगा 75 सेंटर करेगा और 25 करेगा स्टेट, और रेस्ट 400 आईटीआईज हम वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अपग्रेड एग्जिस्टिंग आईटीआईज इनटू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रोड्यूसिंग मल्टी स्किल वर्कफोर्स ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड। आगे हाईलाइट ऑफ दिस की हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द मल्टी स्किलिंग कोर्सेज बीबीबीटी बोर्ड। सबसे पहले 1 साल का बेसिक ट्रेनिंग चलेगी, फिर उसके बाद एडवांस मॉडल कोर्सेज होंगे और इंडस्ट्री वाइज जो आईटीआई जो सिलेक्ट करी जाएगी वो कैसे करी जाएगी, इंडस्ट्री वाइज क्लस्टर्स के अक्रॉच। और ट्रिपल पी किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होगा? आईएमसीज की फॉर्म में, आईएमसीज की फॉर्म में वो ट्रिपल पी जो स्कीम में चल पाएगी, जिससे क्या होगा? इंश्योर ग्रेटर एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। फिर हमने देखा कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ आईटीआई कैसे क्राइटेरिया होगा। तो पहले तो क्लस्टर स्पेसिफिक कैटेगरी होनी चाहिए, जो पर्टिकुलर क्लस्टर में आईटीआई होनी चाहिए, और आईटीआई में आईएमसी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया होना चाहिए, जिससे कि वो ट्रिपल पी मॉडल में हमारी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाए। आगे फिर हमने आईएमसी को देखा कि 11 मेंबर की बॉडी, 1 नॉमिनेटेड बाय सेंटर, 5 नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, 5 इंडस्ट्री से, और इसका जो आईटीआई का प्रिंसिपल होगा वो सेक्रेटरी होगा, और ये रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू। और इसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखनी, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, फोरकास्टिंग ऑफ न्यू इमर्जिंग ट्रेनिंग एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, ये सारा काम इसका है। फिर आगे हमने नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में स्टैब्लिश होता है, 2014 डिजोल्व हो जाता है। वो 6 से 9 तक वर्क करता है। उसके चेयरमैन होते हैं सैम पित्रोड़ा, और रोल होता है उसका कि पीएमओ को एडवाइज करेंगे एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और रिफॉर्म्स नीडेड टू द कम्पिटिटिव इन द नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी बनाने में जो कम्पिटिटिवनेस की जरूरत पड़ेगी उसमें वो एडवाइज करेंगे। और ये नॉलेज इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आजकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, या फिर R&D की बात हो रही है, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम, ऑल दीज थिंग्स की बात हो रही है, तो इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए अपने सिस्टम में, अपनी इकोनॉमी में। वो ट्रेडिशनल सिस्टम से हटके बात चल रही है। फिर आगे हमने जो मॉडुलर एम्प्लॉयबल स्किल की बात हुई अंडर SDI, तो उसमें ये 2008 में आती है स्कीम, और इसके अंडर में स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क होता है जिसमें मॉडुलर एम्प्लॉय स्किल्स की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये वो स्किल सेट है जो मिनिमम रिक्वायर है अगर हम इंडस्ट्री में जॉब चाहिए तो और ये टारगेटेड ग्रुप होते हैं अर्ली स्कूल ड्रॉप आउट्स, अनएम्प्लॉयबल्स एंड एग्जिस्टिंग वर्कर्स जो सीकिंग कर रहे हैं स्किल अपग्रेडेशन की। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि मिनिमम स्किल सेट जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए वर्ल्ड ऑफ वर्क में, ये स्किल अपग्रेडेशन भी करवाती है। फिर आगे हमने 5 ईयर प्लान्स देखे और कब कैसे क्या रोल है, ये सारा हमने देखा। तो आज के अभी इसके लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं मॉड्यूल 2 के वो ख़त्म करेंगे। थैंक यू।